अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। अमेरिका ईरान जंग के शोले मुसलसल भड़क रहे हैं, जिनकी लपेट में इस वक्त पूरा खित्ता आता दिखाई दे रहा है। ईरान का भरपूर रद्द अमल भी जारी है, जिसमें इसराइल समेत मुख्तलिफ खलीजी ममालिक पर हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ये दावा कर रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर एक मिसाइल गिराया गया है। इसके साथ साथ ईरानी क़यादत ने डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा मुज़ाकरात की दावत को रद्द करते हुए अपने हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है और इन हमलों की जद में खलीजी ममालिक भी आ चुके हैं। इसके साथ साथ ये अहम सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल कर गया है और खलीजी ममालिक अमरीकी प्लान का हिस्सा बन गए हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम में हमारा सारा फोकस ईरान जंग पर रहेगा और प्रोग्राम के आगाज़ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जॉन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो ईरान है, ईरान ये दावा कर रहा है कि नेतन्याहू को मिसाइल हमले में मार दिया गया है, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए सुजैन, आई थिंक प्रीलिमिनरी है ये रिपोर्ट अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहरहाल हो सकता है, हो भी हो सकता है, ना भी हो, लेकिन टारगेट तो किया है। आज की जो 10th वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो गई है इसराइल के ऊपर, 9th और 10th वेव जो गई है, उसमें खास तौर पे जितने भी नेतन्याहू और जितने ये जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में, इनके ऊपर उनके ऑफिस के अंदर जो है वो स्ट्राइक डायरेक्टली की गई है। तो हुई तो है, बहरहाल नेतन्याहू है या नहीं है, कहाँ है, उनका वेयर अबाउट्स का कोई आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी कहाँ होता है। यहाँ वहाँ तो बंकरों में छुपे हुए होते हैं तो पता नहीं चलता। यहाँ तो बेचारे जो आयतुल्ला खामनाई जो बुजुर्ग हैं वो बगैर किसी बंकर में गए अपने घर के अंदर अपने घर वालों के साथ और कुछ ऑफिशियल्स के साथ जो है वो उनको शहीद कर दिया गया। तो देखते हैं नेतन्याहू कहाँ है और क्या होता है उनके साथ। और ईरानी मीडिया क्या कह रहा है इस मुतालिक? एक तो एक आपका मौक़िफ़ था, लेकिन वहाँ का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? मीडिया ने ऑनेस्टली रिपोर्ट नहीं किया कि नेतन्याहू जो है वो मारा गया है, ऐसी कोई खबर नहीं। ऑब्वियसली देर आर जो उसके जो एनालिसिस और इवैल्यूएशंस जो लोगों ने लिए हैं हालात को देखते हुए, जो डॉट्स मैच किए हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जी एनालिसिस तबसरा या तज्जिया ही हो रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि नेतन्याहू शायद जा चुका है इस दुनिया से। तो ऐसी कोई खबर बहरहाल नहीं आई है। ना ही ईरान ये ऑफिशियली क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू इज गॉन। So there is a difference in that, but they have targeted his क्या कहते हैं उसके ऑफिस को टारगेट किया है और सारे जितने भी ये वहाँ ज़ायनिस्ट बैठे हुए एक्सट्रीमिस्ट और जेनोसाइडर्स उनको टारगेट किया है। सही। अच्छा जॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि CIA को जो एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें खामनाई साहब जहाँ पे मौजूद थे वो ऑलरेडी उनको पता थी, अमेरिकन को पता थी या इसराइलियों को पता थी, और ये भी कहा जा रहा है कि वो मालूमात ईरान से ही प्रोवाइड की गई थी। तो ये ब्रीच ऑफ इंटेलिजेंस अगर ईरान के अंदर से हो रही है तो इसका फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ईरान की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल सही काम नहीं किया। इंटेलिजेंस कमजोर है इनकी। आप ये सोचें, अब लोग कहते हैं ईरान डिक्टेटरशिप है, मैं यहाँ बैठ के ईरान के अंदर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ की इंटेलिजेंस कमजोर है और अपना वो एक इंटेलिजेंस जो अपने लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उसने कोई काम नहीं किया मेरी नजर में। तो ईरान की जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्रीच हुई है। लेकिन देखें, मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि खामनाई साहब को कहा गया कि आप बंकर में जाएं, बंकर में चले, वो राजी नहीं हुए। सबको पता है अमेरिका एक सुपर पावर है, दुनिया की सुपर पावर्स, एक इंटेलिजेंस एजेंसी, ईरान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे ईरान कैसे मुकाबला कर सकता है? इतनी सारी वर्ल्ड पावर्स जिनके पास सैटेलाइटें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके पास बेहद पैसा है। तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे इन्होंने प्रोपेगेंडा भी इतना किया हुआ है कि लोग मिल जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं आसानी से। तो जाहिर सी बात है, इट इज एन इंटेलिजेंस ब्रीच, नो डाउट इन दैट। एंड जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो मसाला, चटपटा मसाला जो बंकर के अंदर तस्वीर भी ले ली और बंकर के अंदर थे, वो ये जो बातें हैं, आई डोंट थिंक ये सही है। पिछली दफा भी वो कह रहे थे रशिया चलेगा खामनाई साहब, बट ऐसा कुछ नहीं था। पिछली दफा भी बोला बंकर में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो बंकर में जाने वाले लोग नहीं है, यहाँ पे बंकर में लोग नहीं रहते, और ना ही ऐसी कोई बात है कि वो बंकर में थे, वो कंपाउंड में थे अपने। तो दिस आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन। जॉन, अब ये बताएं कि इतनी अहम शख्सियात के मारे जाने के बाद तेहरान में क्या सूरत हाल है? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जेनजीज हैं वो मुजाहिरों में ज्यादा शिरकत नहीं कर रहे। देखिए सुजैन, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में सॉफ्ट कॉलोनियलिज्म के थ्रू वेस्टर्न पावर्स जो है वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करते हैं हर मुल्क के अंदर। और हर मुल्क के अंदर ऐसा एक तबका आपको नजर आता है जो लेफ्टिस्ट सेंस में शिद्दत पसंदी इख्तियार करता है
और उसको नफरत होती है सिस्टम से, स्पेशली अगर वो एक मजहबी सिस्टम हो। तो नो डाउट ईरान के अंदर जो जेंजी आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, काफी ऐसी जेंजी है यहाँ पे। और आई वुड से जो डिसेंट की आवाजें हैं उनमें मेजोरिटी जेंजी ही है। अगर डिसेंट की आवाजों की बात करें कि उनमें क्या है, ऑल्दो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ जेंजी जो है वो खिलाफ है, क्योंकि इसके ऊपर डेटा अक्यूमुलेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर ऑब्वियसली सोशल मीडिया की यूजेज नहीं है उस तरीके से जैसे दुनिया के अंदर होती है। तो काफी सारे जेंजी आपको बसीज के अंदर भी नजर आते हैं, या काफी सारे कूल ईरानियंस भी आपको नजर आते हैं जो एंटी वेस्टर्न स्टांस रखते हैं, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं ईरान के अंदर। तादाद में उन इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बहुत ज्यादा है जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को जो है वो इंस्टाग्राम पे और दूसरी जगहों पे जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो एक जेंजी के अंदर वो ग्रुप भी है बहुत पॉपुलर जो रेजिस्टेंस कर रहा है इन सारी वैल्यूज की। तो सेंटिमेंट बिल्कुल ईरान के अंदर 1% 2% आप कह सकते हैं कि उन लोगों का है। शिया मजहबी निजाम भी खतरे में पड़ सकता है? देखें सुजैन, मैंने सुबह मैं जब मुझे शहादत की खबर मिली तो सुबह मुझे आवाजें आई बाहर से कि रोने की आवाजें और चीखने की आवाजें आई। मैं अपने घर के बाहर गया और मैंने देखा कि एक हुजूम, लोगों का एक हुजूम है। और मैंने जब जितनी जल्दी हो सका मैंने अपना कैमरा निकाल के लाइव वीडियो भी बनाई, और लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले। देखें, एक मुल्क की आवाम अगर खिलाफ होती है ना उस सिस्टम के, अगर 90% लोग खिलाफ होते हैं एक मुल्क के अंदर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी सिस्टम के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लीडर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे यहाँ पे पुलिस और IRGC और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इमोबिलाइज किया जाता है, जरूर आपको नजर आती है मैस स्केल मूवमेंट। अगर ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है तो जरूर आपको मैस स्केल मूवमेंट नजर आती है रोड्स के ऊपर। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैस स्केल मूवमेंट हुई रोड्स के ऊपर, लेकिन उन लोगों की हुई जो प्रो थे इस्लामी निजाम के। तो आई थिंक ये ईरान के अंदर जो सिचुएशन दिखाई जाती है वो हमेशा मैग्नीफाइड, एम्पलीफाइड, प्रोपागेटेड होती है। उसका रियलिटी से बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। छोटी वीडियोस 4-5 लोगों की चीखने की आवाजें और 10-15 लोगों की गैदरिंग को इस तरीके से दिखाते हैं जैसे वही पूरा ईरान है, और यहाँ पे जो दूसरी साइड से आपको नजर आ रहा होता है उसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कवर नहीं करता। अच्छा, अब अमेरिका ने दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दी है और ईरान ने उस मुज़ाकरात की दावत को रद्द कर दिया है, तो अब ये जो ईरानी क़यादत है इसका क्या मूड आपको नजर आ रहा है? देखें, ये मूड तो ये है कि फिलहाल इनको जिस पेस पे अटैक कर रहे हैं उस पे करते हैं, और जितना हो सकता है अटैक करें। मतलब दे विल नॉट स्टॉप इन देयर अटैक्स। अब सवाल ये आता है कि नए जो सुप्रीम लीडर आएंगे 2-3 दिन में जिसका फैसला हो जाएगा, उनकी क्या पॉलिसी रहती है, तो बहुत सारी चीजें उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में सुजैन, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू डी एस्केलेट। आई डोंट थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा जब तक अमेरिका हो सकता है अगर अमेरिका इस रीजन से चला जाए तो हो सकता है कि ईरान बोले कि जी ठीक है, नाउ वी आर फाइन, वरना ये अटैक्स चलते रहेंगे। आप देखें, ईरान ने किसी बेस का लिहाज नहीं किया सिवाय उन कंट्रीज के जिन्होंने ईरान के साथ दिया और जिन्होंने कहा कि हाँ वाकई हम यूएस को अलाउ नहीं करेंगे। देखें, आप टर्की के अंदर ईरान ने बेसिस को निशाना नहीं बनाया, अजरबैजान के अंदर निशाना नहीं बनाया, ओमान के अंदर निशाना नहीं बनाया, क्योंकि ये कंट्रीज सिंसियर रही। लेकिन उन कंट्रीज ने जिन्होंने सपोर्ट किया यूएस को, उनके ऊपर शदीद हमले, और साइप्रस के अंदर भी आप देख रही हैं कि यूके के साथ भी पंगा ले लिया इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि एक कंट्री के अगर आप लीडर को शहीद कर दें तो इस तरीके का जो है वो रुकेंगे कहीं। सही। अब ये देखिए, जो खलीजी ममालिक पर ईरान ने हमले किए हैं, ये भी तो मुमकिन है कि बदले में वही ममालिक ईरान पे भी हमले करें। तो क्या ईरान इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? जी सुजैन, उनकी क्या बदले में हमला करेंगे? उनकी सिक्योरिटी तो पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो हमला कर रहा है वो तो हमला उन्हीं के लिए, वो उनसे आस लगा के बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट से कि आप जाएं। डोंट यू थिंक कि यूनाइटेड स्टेट इस्तेमाल हो गया है, सॉरी खलीजी ममालिक इस्तेमाल हो गया यूनाइटेड स्टेट के हाथों? बिल्कुल अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। ये बेचारे खलीजी ममालिक को टिश्यू पेपर की तरह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ कुछ लोग कहते हैं कि इनको यूज करके जो है वो फेंक दिया गया। और आप ये देखें, ये जो बेसिस बनाए हैं खलीजी ममालिक के अंदर, ये किसके खिलाफ बेसिस बनाए हैं? जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ, ईरान को मोबिलाइज करने के लिए जो है वो ये बेसिस बनाए। और यूक्रेन के साथ भी उन्होंने ये कहा कि जी हम आपके साथ हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। यूक्रेन में रशिया ने क्या किया वो सब आपने देखा। तो बिल्कुल इस्तेमाल हुए हैं ये मुल्क, और इनको भी एहसास करना चाहिए था सुजैन के आप अपने पड़ोसी, अब मेरे घर के सामने अगर एक बंदे को, मेरा जो सामने वाला घर वाला है, वो अगर क्लैशनकोफ दे चौकीदार को और बोले कि रोजाना मारो इसको, तो कभी तो वक्त आएगा कि मैं उठ के जो है वो जवाब में आपके घर पे हमला करूंगा या चौकीदार को
जो है वो न्यूट्रलाइज करूंगा। तो आई थिंक वही वाली पोजीशन है। अनफॉर्चुनेट है, ईरान को बड़ा अफसोस है, लेकिन जब ये मुसलमान बरादर मुल्क जो इसराइल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रखते हैं, जब वो यूएस के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और कुछ मुल्कों ने तो फोन कर करके बोला है कि प्लीज हमला करें वरना पावर जो है वो इनकी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप रिटेलिएशन तो देखेंगे, एक्सपेक्टेशन। और अभी भी मैं बता दूं, देखिए फ्यूचर में ये जो बेसिस जो इनऑपरेबल हो रहे हैं, इनसे बहुत सारे एसेट्स मूव कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, उन बेसिस में, उन कंट्रीज की बेसिस में जो इस जंग में नहीं आना चाहती, और उन कंट्रीज की बेसिस पे भी अटैक्स ईरान करेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी से। बहुत शुक्रिया जॉन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, जॉन ने बहुत तफसील के साथ ईरान का मंजरनामा पेश किया है। अब हम ईरान जंग के सफारती पहलू पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एजाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुश्तरका हमले ने मिडल ईस्ट की सूरत हाल को आपके नज़दीक क्या एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर धकेल दिया है? ये तो अभी कबल अज़ वक्त है कि ये तीसरी आलमी जंग होगी, क्योंकि मुझे कोई इतनी बड़ी कोएलिशन नहीं नज़र आ रही ईरान की तरफ। ये तो वन साइडेड सी है, ईरान अकेला है और उधर से ईरान, अमेरिका और इसराइल है। तो तीसरी आलमी जंग तो नहीं, लेकिन ये एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि ईरान ये दावा करता है कि उसके पास मिसाइलों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और वैसे भी अमेरिका रजीम गिरा तो सकता है, लेकिन ईरान को ओवर पावर नहीं कर सकता विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड। वो लाना नहीं चाहता। तो मुझे कन्फ्यूजन नज़र आएगी, मुझे अफरा तफरी नज़र आ रही है, मुझे फसाद नज़र आ रहा है ईरान के अंदर, अगर ये गवर्नमेंट जो है वो वाकई इसके पास वो मिसाइल या वो स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी ना हुई। लेकिन अगर वो हुई और उन्होंने, ईरान ने कोई जवाब दे के अमेरिका के ऊपर कोई उनके लोग मरने शुरू हो जाएं या इसराइल को कोई नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, तो फिर दबाव बढ़ जाएगा अमेरिका पे कि ये जंग बंद की जाए। सही। तो मुझे तो लगता है कि ये खित्ते में ही रहेगी और एक ज़रा थोड़ी सी लंबी होती नजर आ रही है। हालिया हमलों में आपको लगता है कि ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का मिशन पूरा हो गया है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा हो जाएगा, लेकिन यकीनन एक उसको उन्होंने उस पर कोई प्रोग्रेस तो की है। अलबत्ता ये याद कि ईरान के पास एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप आ जाती है, तो एक हटाएंगे दूसरा आ जाएगा, उसको हटाएंगे तीसरा आ जाएगा। तो उस वजह से वो तो जब तक ये बूट्स ऑन ना ग्राउंड ना हो, यानी अपने फौजी लेकर आए, ये उस पर ना कब्जा कर सकते हैं ना रजीम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि रजीम को कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज करना अब इनके बस की बात नहीं होगी। तो एक हटेगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, तो ये सिलसिला जो है होता रहेगा। असल चीज़ जो है वो यही है कि ईरान के पास जवाब देने की कितनी अहलियत है, कितनी कुदरत है अपनी भी, और क्या उनको कहीं और से भी सामान आया है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो पता चल जाएगा। अभी तो वो जवाब दे रहे हैं ईरानी। अगरचे मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब थोड़ा हैरान हुआ था कि वो सिर्फ इसराइल पे हमला करने की बजाय उन्होंने इतने सारे फ्रंट खोल दिए, तो ये उनका एतमाद शायद नज़र आ रहा है कि वो कर सकते हैं, पर वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कर सकते हुए तो फिर तो अमेरिका के लिए बड़े मिसाइल हो जाएंगे। एजाज साहब, ईरान में रजीम चेंज नहीं होती तो फिर इसे अमरीकी और इजरायली प्लान को तो एक नाकाम ही तस्वुर किया जाए ना, कि यह प्लान नाकाम हो गया इनका। देखिए उनका प्लान क्या था, उनका जो उन्होंने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, यानी जिसका उन्होंने ऐलान किया था, वो ये तो किया था ना कि हम इनकी न्यूक्लियर ताकत ख़त्म करेंगे, हम इनकी मिसाइल ताकत को कमज़ोर करेंगे, और हम इनको ये जो प्रॉक्सीज़ की मदद करते हैं वो रोकेंगे। ये स्टेटेड था। और अनस्टेटेड तो ये था कि रजीम चेंज करेंगे उसके अंदर। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल में वो रजीम चेंज तो करना आसान नहीं होगा जब तक ट्रुप्स ना हो आए वहाँ पे। तो ये अपना जो इन्होंने डीकैपिटेट की है जो लीडरशिप, उससे उसको कमज़ोर किया है, उसको लीडरशिप को, उनको रजीम को, उसको ख़त्म तो नहीं किया। वो तो चल रही है और वो चलती रहेगी। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फेल तो नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्होंने ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, मिसाइल प्रोग्राम को शायद थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा दिया है। लेकिन अभी अगर वो सिलसिला चूँकि अभी जारी है, अभी ये कहना बड़ा
कबल अज़ वक्त है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। पहले तो ये देखेंगे ना कि ईरान के अंदर इस्तात है जवाब देने की कि नहीं है। अगर तो वो अमेरिका का या इसराइल का इतना नुकसान कर सकते हैं, फिर तो यकीनन अमेरिका जो है उसके उसके अहदाफ हासिल नहीं हुए। लेकिन अभी ये देखना है कि ईरान कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि ईरान के पास शायद इतनी कुव्वत ना हो कि वो इतने सारे फ्रंट पे एकदम से एक ही वक्त में वो चला सके ज़्यादा देर तक। सही। अच्छा एजाज साहिब, ईरान ने अब खामनाई की हिलाकत तो कर दी है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र भी उनको हुई है और उन्होंने वो ऑफ़र रद्द की है। आपके नज़दीक अब क्या जंग ही ईरान की क़यादत के पास वाहिद ऑप्शन है और वो किसी तौर पर अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे? मज़ाकरात तो एक ढकोसला था, एक किस्म का कवर था। ईरानी हुकूमत को भी पता था, अमेरिका को भी पता था। ईरान ने तो इस हद तक कंसेशंस दे दी थी। आप सुने ना, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को जो सालसी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब वो तो ज़ीरो एनरिचमेंट पे, ज़ीरो स्टॉक पाइलिंग पे आ गए थे। तो वो तो इन्होंने शराइत ही अमेरिका ने इतनी ज़्यादा सख्त रख दी हुई थी कि ईरान को ये यानी जंग होनी ही होनी है। तो इस वजह से ये तो साफ नज़र आ रहा था और ईरान को भी नज़र आ रहा था। अगर अब डायलॉग, क्या डायलॉग होगा मुझे बताएं। डायलॉग उस वक्त होगा जब एक पार्टी कमज़ोर होती नज़र आएगी बहुत ज़्यादा। यानी अमेरिका जो है वो अगर इतना कमज़ोर होना शुरू हो जाए, किसी वजह से उसके इतना नुकसान होना शुरू हो जाए, तो फिर तो डायलॉग हो जाएगा। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई डायलॉग होगा। जी एजाज साहिब, ईरान की जानिब से मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन हमलों से खलीजी ममालिक के ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद कितना बिगड़ सकते हैं? क्योंकि आज तो ईरान की जानिब से सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ईरान ने उन तमाम ममालिक को ये कहा है कि हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, हमने अमेरिका के अड्डों पर कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका की सरजमीन बन जाती है, आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। लेकिन अरब ममालिक ये लॉजिक मानने को, ये मंतक मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, जब आप हमारे फैसिलिटीज़ पर फेंकते हैं तो फिर वो हमारा मुल्क है और हमारी सरजमीन है, ये हमारी मर्जी है हमने किसी को अड्डा दिया है या नहीं दिया हुआ। तो चुनाचे ये सारे अरब ममालिक जो हैं, जो ईरान के एक किस्म के इत्तेहादी बन सकते थे, क्योंकि इसराइल जो है वो इन अरब सरजमीनों पे अपना ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। तो जिसकी वजह से ईरान के ख़िलाफ़ नहीं थे अब अरब ममालिक इतना ज़्यादा। उनको अंदाज़ा हो गया था कि असल मसला इसराइल का है। तो ईरान की इस मूव ने उनको एक किस्म का ईरान से थोड़ा दूर कर दिया है और ईरान ज़रा तनहा होता जा रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रह गया कि क्या ईरान के पास इतनी क़ुव्वत है कि वो मिसाइल जो हैं वो दागता चला जाए और इतना नुकसान कर दे सारों का कि सब मजबूर हो जाएं जंग रोकने पे। ये एक किस्म का ये गैम्बल है जो ईरानी खेल रहे हैं। अब पता चल जाएगा अगले 4-5 दिनों में कि उनके पास कितनी ताकत है और कितनी नहीं है। ईरान के अंदर भी जो कन्फ्यूजन हो रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं और उनको दूर करने के लिए ईरान की कोशिश है कि ये बाकी मुल्कों में भी अफरा तफरी डाले कि भाई आप अगर हमारे ऊपर मसाइल हैं तो फिर आपके ऊपर भी होने चाहिए। तो इस वजह से उन तमाम मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा खौफ और हरास है और शायद ईरान यही चाह रहा है। जी सही। अगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो आपको लगता है कि किसी न किसी स्टेज पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन मिलकर रिटेलिएट कर सकते हैं, बदले में हमला कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये जो सूरत हाल है ये मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल सकती है? हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में वो नहीं चाहेंगे कि उस जंग में कूदें। वो कोशिश करेंगे और ख्वाहिश रखेंगे कि अमेरिका और इसराइल ही इनको जवाब देता जाए, इतना जवाब देता जाए कि ये कमज़ोर हो जाए और ये अपने आप को कहेंगे जी देखें हम भी ईरान की जारहियत के विक्टिम्स थे। अगर ये भी जंग में शरीक हो जाते हैं तो इनको कोई ख़ास उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसलिए ईरान अगर नीचे जा ही रहा है अमेरिका और इसराइल के हाथों, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो अरब मुल्कों को शामिल होने की क्या ज़रूरत है उस जंग में? तो वो ये चाहेंगे कि ये जंग अमेरिका की रहे, ये इसराइल की रहे, हमारी जंग ना बने। तो मुझे लगता है कि ये उसमें शामिल। सही। अच्छा एजाज सर, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अब पाकिस्तान का क्या सिफारती किरदार होगा, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि कुछ रोज़ कबल पहले पाकिस्तान ने यह तस्दीक की थी कि उसको अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों के लिए बाज़ाब्ता दावत दी गई है। देखिए पाकिस्तान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में
इसकी मजम्मत की थी ना, इस कि ईरान के खिलाफ जारियत हुई है, तो पाकिस्तान ने तो स्टैंड ले लिया। लेकिन क्या पाकिस्तान जाके जंग में शरीक हो जाए? क्यों हो जाए? ये हमारी जंग तो नहीं है। जब हम भारत के साथ लड़ रहे थे तो क्या ईरान हमारी जंग में शरीक हुआ? तो कोई भी नहीं होता। हर मुल्क ने अपनी जंगें खुद लड़नी है। मुझे ये लगता है कि ईरान के लिए ज़रा मुश्किलात होंगी, और नेचुरली उसके सारे हमसाये जो हैं वो भी थोड़े से परेशान होंगे इस बात से कि क्योंकि अगर आपके यानी नेबरहुड में एक आग लग गई हो तो फिर उसका पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ना कोई असर आएगा। एजाज साहिब, अब जरा दूसरे फ्रंट की तरफ आते हैं जो कि पाक अफगान अस्करी तनाव से मुतल्लिक है, और अफगान तालिबान रजीम के हमलों के बाद पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है। क्या इस दफ़ा आपको लगता है कि पाक अफगान तनाज़ा लंबा अरसा चलेगा और कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया की जानिब से किसी तीसरे मुल्क की सालसी का इम्कान ईरान की सूरत हाल के बाइस कम हो गया है? जी देखिए, सालसी तो की ना, तुर्की और कतर ने की थी पिछले साल फरवरी में। तो क्या नतीजा निकला? तालिबान तो हर वादे से मुकर जाते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं बातचीत करें, उसका मकसद सिर्फ ये है कि वक्त खरीद लें और थोड़ा सा वक्त मिल जाए, ताकि ये अपनी हरकत से तो वो पास नहीं आ रहे ना। बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि जी उनकी जो टॉप लीडरशिप है तालिबान की, उन्होंने टीटीपी को कहा है कि जो मौका मिल सकता है, जिस जगह भी मौका मिल सकता है, पाकिस्तान में हमला करें। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर कहाँ से बातचीत होनी है? मुझे बताए ना, कौन इसकी सालसी करेगा? पाकिस्तान ने ठीक कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान फिर भी ना करता है, लेकिन जब तालिबान ने खुद हमला किया पाकिस्तान, ठीक है जी, और ये पता नहीं वो खुद किया है या इंडिया के म्याँ पे किया है, क्योंकि भारत जो है वो अब तालिबान का बड़ा दोस्त बन गया है। और वो इसराइल भी गए थे, मोदी साहब, और कोशिश कर रहे थे कि इसराइल को भी खींच लाएं इस सारे सिनेरियो में, जो शायद अभी तो ना आ सके। इसराइल की तवज्जो सारी ईरान पे है, लेकिन इंडिया की कोशिश तो होगी। तो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ जवाब तो देना था, और पाकिस्तान ने जवाब दिया। फिर जो इतना असला अमेरिका का वहाँ पे रह गया हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करना भी तो ज़रूरी था। तो पाकिस्तान सारे डिपोज जो है ना वो वन बाय वन तबाह कर रहा है, क्योंकि ये सारा असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिकमत अमली दुरुस्त है, और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने दिफा में ये काम कर रहा है। तो पाकिस्तान को ये करते रहना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो इनकी लीडरशिप है TTA की, तो वो सारे के सारे ट्रांजिट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। उनके कंटेनर्स होते थे, वो वहाँ से पैसा कमाते थे। अब मुझे पता चला ड्रग ट्रेड में कमाते हैं। तो ये बॉर्डर बंद होना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसकी वजह से इनको पैसा मिल रहा था जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ अभी हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और ये काम मुकम्मल होने देना चाहिए जब तक इनकी पूरी कुव्वत ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत पाकिस्तान में खून बहा लिया। अब मजीद हमें यहाँ पर खून बहता नहीं देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और अब हम जानेंगे ईरान वॉर का मिलिट्री एंगल, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट करना ये ट्रंप का एक मिसकैलकुलेटेड मूव था या आपके नजदीक ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव था? देखिए, इसके दो मकासद थे जी। एक तो ये था कि ये ऑफ कोर्स जब आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जी, और वो पूरे सिस्टम को लेकर चल रही होती है। और जो अली खamenei थे उनको जो टारगेट किया गया है वो न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरे रीजन में एक रेजिस्टेंस की अलामत समझे जाते थे। चाहे वो रेजिस्टेंस ईरान से जनरेट हो रही हो, चाहे वो रेजिस्टेंस के किसी और कंट्री से जनरेट हो रही हो, और किसी भी फॉर्म में हो रही हो, तो वो उनको एक साबित करना था अमेरिका को और इजराइल को कि जो भी हमें रेजिस्ट करेगा, हमारी पॉलिसीज को रेजिस्ट करेगा या हमारे लिए खतरा बनेगा, उसको वी विल बी टेकिंग हिम आउट। और जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट क्रिटिकल चीज होती है आइडियोलॉजिकल, जो गवर्नमेंट्स कह लें या जो सिस्टम्स हैं, ये पूरा सिस्टम है। तो एक तो मकसद ये था कि उसको निकालेंगे तो ये खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। दूसरा, जो इंटरनल अनरेस्ट हुई, ये 12 दिन की जो वॉर है उसकी कंटिन्यूटी समझे। शायद उस वक्त एनवायरनमेंट उनको नहीं मिली कि ये लीडरशिप को दे कुड हैव टेकन आउट एट दैट टाइम, और उसको फिर उन्होंने इम्प्रूव किया। और ये 12 दिन की वॉर की कंटिन्यूटी समझे, उसी को समझे कि ये जारी है और आगे लेकर आए हैं। और अब वो समझे कि चूंकि एक हालात अंदर जन्म ले चुके हैं ईरान के अंदर, वहां पे अनरेस्ट है, लोग अपने इकोनॉमिक्स की वजह से और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से इस वक्त चार्ज है। लेकिन सर, जंग का दायरा तो फैलता जा रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है, ये इफेक्ट आपको कितनी दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं?
तो जैन अभी तो ये जंग फैल गई है जी, और डेलिबरेटली ईरान ने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की है या जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा मुल्कों को, ऑल स्टेक होल्डर्स जो इस रीजन में जो इन्होंने हाउस किए हुए अमेरिकन ट्रूप्स को या जो किसी न किसी तरीके से एक्सपोर्ट बेस प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेशनशिप विद ईरान, उम्मा, इस्लाम, रिलीजन। नो, इस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, एट दैट पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वॉर, दैट्स व्हाई इट इज एनगल्फिंग अदर कंट्रीज। और उसकी वजह से अब वेस्ट जो अपने आप को जिसने एलिनेट किया हुआ था या दूर रखा हुआ था कम से कम फॉर टाइम बिंग, वो भी आज इन्वॉल्व हो गया जी। अभी E3 का आपने बयान सुन लिया, जो कंट्रीज हैं, आई थिंक दे आर इन यूके, जिधर जिधर इनके इंटरेस्ट टारगेट हुए हैं, जहां उनको फील हुआ है, तो वो जुड़ते जा रहे हैं अमेरिकन इस एप्लीकेशन के साथ, जिससे पहले वो दूर थे। तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि इसका दायरा जो है वो वसी हो गया। सही सर, अब ईरान ये दावा कर रहा है कि नेतन्याहू को मिसाइल हमले में हलाक कर दिया गया है और मजीद मिसाइल हमले भी होते रहेंगे। आपके नज़दीक ये सिचुएशन कितनी सीरियस हो रही है और आपको लगता है कि ये दावा दुरुस्त है कि नेतन्याहू जो है वो हलाक हो गया है? मैं आई कांट से एनीथिंग, इस वक्त तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और सामने नजर आ जाएगा। ऑफ कोर्स वो टारगेट तो कर रहे होंगे ईरानियंस, क्योंकि जो अली खamenei की शहादत है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी शहादत, इसका वो रिवेंज तो जरूर लेना पसंद करेंगे। बट एक चीज सुजैन समझ ले कि वॉर इज ऑन। जब वॉर हो जाती है तो फिर ये अभी नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी को तो चांस नहीं मिल सका ना, तो वो लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, ईरानियन, अब ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ ईरानियंस जो है वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो डिप्लोमेसी चल रही थी वो दैट वाज अ स्मोक स्क्रीन, एक्चुअली दिस वाज टू हैपन। तो जो लोग थोड़ी सी सिंपैथी, जो थोड़े से एंटी गवर्नमेंट भी थे या एंटी आइडियोलॉजिकल फोर्सेस थे, वो लोग भी अब ईरान के साथ जाके खड़े हो गए। ईरान से मेरा मतलब यह है कि अब पूरा ईरान जो है वो अभी काफी एक कोहेरेंट रिस्पांस की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स ऑल द चैलेंजेस। और जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट की ये थी, शायद उसमें थोड़ी सी कमी तदरीज आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, जूं जूं वॉर प्रोलॉन्ग होगी। ये जो वॉर होती है ना, ये नेशंस को जोड़ भी देती है जी, ये नेशंस को इकट्ठा भी कर देती है। उनको जब भी देखे ना, पहले ये भी प्रायोरिटी बन जाएगी कि यार जिंदगी बचाई जाए, अपनी जान बचाई जाए। अगर हम जिंदा होंगे तो ईरान बचेगा तो बाकी एक्टिविटीज भी हो जाएंगी, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, हम उनको परसू करेंगे। तो दैट्स हाउ जितनी जो प्रोलॉन्ग होती जाएगी। खलीजी ममालिक पे हमला किया, इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक रिटेलिएट भी करेंगे, वो जवाब भी दे सकते हैं। रिटेलिएट तो ऑलरेडी उनकी तरफ से तो वॉर चल रही है ना जी। आई मीन अमेरिकन्स आर पार्टिसिपेटिंग, वो क्या रिटेलिएट कर सकते हैं? अपने एसेट्स दे देंगे, खुल के बयान दे देंगे। लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल सिचुएशन। ईरान ने भी बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लिया है। बहरहाल ये उनका अपनी सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शायद इस डिसीजन को बेहतर समझा होगा। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वन एट ए टाइम, यू कांट बी स्ट्रॉन्ग, यू कांट टैकल ऑल द एनिमीज एट वन टाइम। एनिमीज तो नहीं थे। अभी देखे ना, जो इंट्रा अरब रिलेशनशिप थी वो पिछले 1.5-2 साल से काफी इम्प्रूव थी, वरना हमने वो दौर भी देखा है जहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, इन लोगों के ताल्लुकात जो थे, कतर इवन ईरान के साथ, इजिप्ट, ईरान, तो दे वर नॉट वेरी कॉर्डियल रिलेशन जी, कोई इतने एनकरेजिंग रिलेशन नहीं। एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ। डू यू थिंक कि जो अमेरिका है वो मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल कर गया है इस सारी सूरत हाल में? देखिए जी, कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होना ना चाहें। तो ट्रू। कोई इतनी इंटिमिडेशन, कोरिजन तो है नहीं, कौन सी मजबूरियां हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं कि जी आप नाराज कर देंगे या यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, इस तरह का कोई फार्मूला तो वहां पे नहीं लगाएगा। कुछ चीजें सुजैन सामने चल रही होती हैं डिप्लोमेसी में, कुछ पॉलिटिक्स सामने नजर आती है। देयर आर मेनी थिंग्स जो बिहाइंड द सीन हो रही होती है। अरब ममालिक की अपनी एक डायनामिक्स है, उनका एक सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग है। और सर ये आपने कहा कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। पाकिस्तान आपको कहाँ नजर आ रहा है सारी सूरत हाल में? पाकिस्तान सुजैन, हम बड़ी ऑब्लिक पिक्चर लोग खींचते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी बेहतरीन सिचुएशन पे, मैं विदाउट गोइंग इनटू दिस कि हमारे नेबरहुड में है वॉर, तो पाकिस्तान बैलेंस है। पाकिस्तान एक ऑटोनमस कंट्री है। पाकिस्तान अपना डिफेंस भी खुद करता है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी भी खुद चलाता है। ठीक है, प्रेशर्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स है, बहुत कुछ है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज रेलेवेंट है अमेरिका के लिए। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना का। पाकिस्तान ने कल जो स्टेटमेंट दी है इन 2 days बैक इन द सिक्योरिटी काउंसिल अबाउट ईरान ने अगर 3 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया तो उसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया है। पाकिस्तान वहां पे भी खड़ा है।
प्रेसिडेंट ट्रंप आज भी कह रहे हैं कि माय फेवरेट, इसी वॉर के दौरान कह रहे हैं, मैं कोई पुरानी स्टेटमेंट उनकी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं दे आर डूइंग गुड इन अफगानिस्तान, उसको एंडोर्स किया हुआ है। तो सिवाय इंडिया और अफगानिस्तान के आई थिंक पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी हुई है। ईरान हालांकि उसको नाराज होना चाहिए अगर हम अमेरिका के साथ भी, तो हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। इससे अच्छी पाकिस्तान की पोजीशन कभी भी नहीं। अभी हमें इंटरनली ये चीजें देखनी है कि जिस तरह का ये प्रोटेस्ट हुआ, दबा के प्रोटेस्ट करे, रिकॉर्ड कराए, कोई शक नहीं, लेकिन जब आप जलाना घिराव चीजें इस तरह करते हैं तो फिर इंप्रेशन नेगेटिव जाते हैं पाकिस्तान के कि किस तरह की ये कंट्री है। तो आई थिंक हमारी जो चीजें वो पाकिस्तान फर्स्ट पे होनी चाहिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स हमारी एफिलिएशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से हमें इन चीजों को रिकॉर्ड पे लाएंगे तो इसका इफेक्ट होगा, ये पॉजिटिव होंगी और पाकिस्तान को भी सूट करेंगी, और ईरान या जिस मुल्क के लिए भी आप कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। ये रेजिस्टेंस जो होती है ना जी, यार जो वायलेंस होती है, ये चीजों को खराब करती है। सही सर, एक तरफ तो ये जंग जारी है जो ईरान और इजराइल या अमेरिका के दरमियान हो रही है, दूसरी तरफ हमारी अपनी एक जंग जारी है जिसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता जा रहा है। गज़ब लिल हक़ की मैं बात कर रही हूँ, ये मज़ीद जारी रहेगी या चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ आएंगी, या हम अपने दुश्मन को इसी तरह जवाब देंगे जिस तरह के हमने मई में एक बहुत बड़े दुश्मन को जवाब दिया था, और ये दुश्मन तो उसके मुकाबले हमारे सामने कुछ भी नहीं। ये सवाल सुजैन अगर अफगान तालिबान से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये सवाल अगर इंडिया से पूछा जाए तो बहुत बेहतर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे हैव आस्क्ड फॉर इट। पाकिस्तान तो अपना डिफेंस कर रहा है ना, पाकिस्तान ने कोई जंग तो नहीं मुसल्लत कर दी अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर जाके। अफगानिस्तान के लोगों से तो हमारी जंग है ही नहीं। अफगानिस्तान एंड पीपल ऑफ अफगानिस्तान आर आर ब्रदरली रिलेशनशिप है एंड देयर आर फ्रेंड, दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हमें प्रॉब्लम है इस तालिबान के साथ जो दुश्मनों के साथ मिलकर हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका मुल्ला भी फ्रॉड झूठ, इसका मिलिटेंट भी फ्रॉड झूठ, सब टेररिज्म कर रहे हैं। किसी ने मुफ्ती अपने साथ लगा लिया, किसी ने मौलाना लगा लिया, हैं सारे टेररिस्ट। तो दे हैव आस्क्ड फॉर इट। पाकिस्तान रोजाना ब्लीड हो रहा था, रोजाना आप पे हमले हो रहे हैं, आपकी मसाजिद, पुलिस वाले, पुलिस वैन में लोग जिंदा जला दिए गए। इमाम बारगाह की आपने कवरेज की होगी, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे जो मारे जाते हैं, हमारे स्कूलों में आप घुस गए हैं। तो पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, न पाकिस्तान इज अ सॉफ्ट स्टेट के आए और आप मजाक उड़ा दें। ये टोटल उन पे डिपेंड करता है, पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ वो जाएं, अपना लिंकेजेस खत्म करें इस टेररिज्म के साथ, और पाकिस्तान को भी जीने दें और खुद भी जिए, वरना पाकिस्तान विल टेक देम ऑन और लेता रहेगा। 53 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया है, 53 जगहों पे एरियल जो टारगेट्स लिए हैं, 400 से ज्यादा लोग इनके ये टेररिस्ट मारे। तो क्या रिस्पांस आगे से, आई मीन कि वो बातें बड़ी कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो यही कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं जी, टेररिज्म और ये वो। इस वक्त चूंकि प्रॉक्सी ने पैसा दिया हुआ है, पैसे पे आप खेल तमाशा आपने लगाया हुआ है, जो ही वो पैसा रुकेगा तो खेल तमाशा आपका खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान हैज अंडरस्टूड देयर टैक्टिक्स, इट इज नथिंग टू डू विद शरीयत, ब्रदरहुड, दोस्ती, भाईचारगी। इट इज पाकिस्तान वर्सेस एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। ट्रू। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का ईरान वॉर स्पेशल एडिशन। कल भी इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।